हेलो, नमस्ते सभी को। तो आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी फुल टेस्ट 2 का मॉक एनालिसिस करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैं ये टेस्ट को जो है 21 मार्च 2025 को अटेम्प्ट किया था। तो उस टाइम मेरे 100 में 70 मार्क्स आए थे। इसके बारे में थोड़ा सा अंदर देख लेते हैं कि मैंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो मैंने इसमें 81 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, आप देख पा रहे होंगे, और 73 करेक्ट और 8 इनकरेक्ट थे इसमें। जो कि मुझे लगता है कि एक बहुत डिसेंट स्कोर तो नहीं ही है, क्योंकि मैं 80 के नीचे वाले मार्क्स को डिसेंट मानता नहीं हूँ। क्योंकि क्वेश्चंस इतने हाई लेवल के होते नहीं हैं। देखा जाए तो मतलब होते तो कुछ कुछ क्वेश्चन अच्छे होते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन मतलब जनरल क्वेश्चंस ही होते हैं। तो इसलिए मैं जब तक 80 प्लस स्कोर नहीं होता तो मैं उसको डिसेंट नहीं मानता हूँ। तो ये जो है 70 मार्क्स इसमें आए थे, जिसको मैं एक एवरेज ही मार्क्स कंसिडर कर रहा हूँ। तो इसका एनालिसिस आज करेंगे, और वीडियो भी 1 मिनट होने को है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं इसका एनालिसिस। हाँ, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर, इसको मैं हिंदी भी कर देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, नीचे दिए गए किस शहर को पहले और चौथे जैन तीर्थंकर के जन्म स्थान के रूप में जाना जाता है? हाँ, तो इसका आंसर जो है अयोध्या है। आपको पता होगा कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। तो पहले तीर्थंकर, दूसरे तीर्थंकर और चौथे तीर्थंकर जो है, इनका जन्म स्थान अयोध्या ही है। दूसरे का भी अयोध्या ही है। तो इसको हम थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा, पहले और चौथे जैन तीर्थंकर की जन्मभूमि अयोध्या है। दूसरे का भी मतलब जन्मभूमि अयोध्या ही, आप आगे शायद मिल जाएगा। तीर्थंकर जैन धर्म के उद्धारक और आध्यात्मिक गुरु हैं। जैन शास्त्र के अनुसार तीर्थंकर एक दुर्लभ व्यक्ति होते हैं जिन्होंने संसार, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को जीत लिया है और दूसरों के अनुसरण के लिए एक मार्ग बनाया है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो वो भगवान ऋषभ देव थे। इनके बारे में कहा जाता है ना कि ये भगवान श्री कृष्ण के एक निकट संबंधी थे। ये नहीं बात है कि संबंधी क्या थे नहीं थे, लेकिन एक निकटतम संबंधी थे, ऐसा माना जाता है। अच्छा, दूसरे तीर्थंकर कौन थे? अजीतनाथ है। देखिए इनका भी जन्म स्थान देखिए अयोध्या लिखा हुआ है। तो दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ का भी जन्म स्थान जो था अयोध्या था। तीसरे तीर्थंकर का नाम था संभवनाथ। इनका जन्म श्रावस्ती में हुआ था। और चौथा तीर्थंकर इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था, अभिनंदन नाथ इनका नाम था। तो पहले और चौथे के बारे में पूछा था कि इनका जन्म स्थान कहाँ है, तो अयोध्या है। और दूसरे का भी अयोध्या में, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो जैन धर्म के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ कि आदिनाथ और ऋषभदेव ने जैन धर्म की स्थापना की थी, जबकि वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। तो महावीर स्वामी जो थे अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं जैन के, 24वां तीर्थंकर। अच्छा, जैन धर्म के महत्वपूर्ण सिद्धांत है सत्य, अहिंसा, अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। ये एग्जाम में पूछा गया है कि जैन धर्म के अनुसार अस्तेय का क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है चोरी ना करना। अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब गृह त्याग करना होता है। और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। जैन धर्म को मानने वाले जिस स्थान पर पूजा करने जाते हैं उन्हें जैन मंदिर या देरासर कहते हैं। और जैन धर्म की मुख्य शाखाएं हैं श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर आपको पता होगा कि वो श्वेतांबर जो है श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर जो होते हैं वो कोई वस्त्र धारण नहीं करते हैं। तो जैन धर्म की ये दो मुख्य शाखाएँ हैं। अच्छा, आपको ये बताना है कि जो मौर्य वंश के एक राजा थे, जिनके शासनकाल में चाणक्य जैसे मतलब महान एक क्या बोलते हैं कूटनीतिक जो थे, तो वो राजा का नाम क्या था और वो किस धर्म को मानते थे, और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। आपको ये 3 चीज़ बताना। चलिए मृत्यु में बताता हूँ। उनका मृत्यु श्रवण बेलगोला में हुआ था, वो कर्नाटक में पड़ता है। अभी आपको बताना है कि उनका नाम क्या था जिनके बारे में मैंने कहा, और दूसरा कि वो किस धर्म को मानते थे। तो चलिए आगे चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पे। ये एक मैथ का क्वेश्चन है। 3 का पावर -5 गुना 4 का पावर -5 इंटू 5 का पावर -5 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मैं कभी कभी होता क्या है कि मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स के बोल देता हूँ, जैसे कि 3 का पावर -5 बोल दिया, तो थोड़ा कन्फ्यूजन कम करने के लिए 5 अलग है, इसलिए तो 3 और 5 इस तरह में कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल देता हूँ कभी कभी। तो बहुत आसान क्वेश्चन। आपको पता है कि जब पावर माइनस में होती है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि बटा में चल जाता है। जैसे कि 3 का पावर -5 है, तो ये एक्चुअली में लिखा हुआ 1/3 का पावर 5। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ 1/3 का पावर 5 गुना 1/4 का पावर 5 गुना 1/5 का पावर 5। अब देखिए तीनों में 5 कॉमन हो गया, तो 1/3 गुना 4 गुना 5 करके टोटल पे पावर 5 लगा दीजिए। तो 5 चौके 20 या 60, यानी कि 1/60 का पावर 5 इसका आंसर हो जाएगा। तो मैं तो क्वेश्चन तो मैं नहीं मतलब लिख के नहीं करवा सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं इस पर लिख नहीं सकता। तो इसीलिए वो अभी मेरे पास उसकी फैसिलिटी नहीं है। मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी वो फैसिलिटी नहीं है। तो मैं बस बता करके इसको आपको समझा रहा हूँ। लेकिन मैं यही कहूँगा कि मैथ्स का क्वेश्चन या रीजनिंग का क्वेश्चन जब आए तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, और कोशिश कीजिए क्वेश्चन जो 1 मिनट के अंदर में सॉल्व हो जाए।
ऐसे क्योंकि क्वेश्चन इतना ज़्यादा लेंदी नहीं होता है, एक दो क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मान के चलिए कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं 1 मिनट के अंदर में ही बन जाते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन, तो ज़्यादा टाइम नहीं देना आपको। चलिए अब आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पर। एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको आपको खुद करना है। एल के बाद एन है, एन के बाद पी है, पी के बाद आर है, तो आर के बाद आप देखिए क्या आएगा, देखने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन में सब में टी ही है तो ऑब्वियसली टी ही आएगा। इस तरह सब खोज लीजिएगा क्या होता है। मैं आगे बढ़ता हूँ, सोल्यूशन मैं नहीं करवा रहा हूँ, बाकी आपको सोल्यूशन देखना है तो मैं इसको यहाँ पर दिखा देता हूँ सोल्यूशन कैसे बना है, लेकिन सोल्यूशन देखने से पहले आप इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। चलिए 4th नंबर पे आते हैं। हाँ, पूछा गया वो कौन व्यक्ति थे जिनका नाम देवान पीएम प्रियदर्शी था। तो प्रियदर्शी जहाँ महाराष्ट्र सम्राट अशोक को कहा जाता है। उन्होंने कहीं कहीं पर खुदवा मतलब ये जो उनका स्तंभ है, शिलालेख जो उन्होंने बनवाया था, उस पर कहीं एक जगह 2 जगह पर नाम उनका देवा नाम प्रियदर्शी ऐसा कुछ करके भी आता है। इसका थोड़ा पढ़ लेते देखिए। तो मौर्य सम्राट अशोक वह व्यक्ति जिनका नाम देवानाम प्रिय एवं प्रियदर्शी भी था। देवानाम प्रिय का अर्थ है देवताओं का प्रिय। यह अक्सर अशोक द्वारा प्रियदर्शी शीर्षकों के साथ प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ है वो जो दूसरों के साथ दया करता है। अशोक भारत के मौर्य वंश के अंतिम प्रमुख सम्राट थे। तो अशोक के बारे में आपको पता है कि वो एक्चुअली आगे देख लेते हैं। उन्होंने 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश पर शासन किया था। पूर्वी तट पर कलिंग देश की अपनी सफल विजय के बाद अशोक ने सशस्त्र विजय को त्याग दिया था, मतलब अब वो शस्त्र नहीं उठाएंगे, उन्होंने ऐसा कहा था। उन्होंने एक नीति अपनाई जिन्होंने धर्म द्वारा विजय अर्थात जीवन के सही सिद्धांतों द्वारा कहा था। तो इसके बारे में एक कहना चाह रहा था कि अशोक जो थे बहुत अपने समय में क्रूर शासक हुआ करते थे। उनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो पता चलता है कि एक बार कश्मीर में कुछ मतलब वहाँ पर उपद्रव हो गया, तो उसमें अशोक जो थे कहीं के मतलब एक छोटे से जगह के वो मतलब वहाँ पर वो शासन नहीं कर रहे थे, मतलब उनको भेजा गया था वहाँ शासन करने के लिए। तो हुआ क्या कि कश्मीर में उसमें बहुत उपद्रव हो रहा था, तो उसमें जो उनके पिता थे उन्होंने बोला कि आप कश्मीर में जा कर के और वहाँ पर जा कर के पहले उनके बड़े बेटे को भगा, अशोक के मतलब जो बड़े भाई थे उनको भेजा गया, लेकिन वो असफल रहे। वो कश्मीर में जो उपद्रव चल रहा था उसको ठीक नहीं कर पाए। तो उनके पिताजी ने क्या कहा कि अशोक को भेजा जाए। अब चूँकि अशोक बहुत ही क्रूर शासक थे, उनके बारे में कहा था जहाँ जाते थे वहाँ पर कोई उपद्रव कभी होता ही नहीं था, वो इतने क्रूर थे। मतलब जो उपद्रव करा सीधा उसको मार डालो, उनकी यह नीति थी। तो वो कश्मीर में गए तो पता चला कि 3 से 4 दिन में वहाँ वो उपद्रव शांत हो गया। तो पूछा उनसे कि उनके पिता ने पूछा कि अरे तुमने उपद्रव कैसे शांत कर दिया, जो जो तुम्हारा बड़ा भाई गया या और भी लोग गए तो वो तो नहीं कुछ कर पाए, वो 1-1 महीना 2-2 महीने तक कुछ नहीं कर पाए, तुम कैसे शांत करवा दिए। तो अशोक ने कहा कि जो जो वहाँ पर सर उठाया मैंने सबका सर काट दिया। तो इतने क्रूर थे उस समय वो। लेकिन जब वो कलिंग की जब वो लड़ाई को देखा उन्होंने, वो लड़ाई में खुद नहीं गए थे, उन्होंने अपने जो सेनापति होते उनको बोला था कि तुम जा कलिंग को जीत कर लाओ मेरे लिए। और अशोक का इतना दबदबा था, मतलब इतना डर था कि सेनापति को पता था अगर खाली हाथ लौटा तो मुझे मरना ही है। तो उन्होंने ऐसा उत्पात मचाया कलिंग में, ऐसी मतलब मारकाट हुई वहाँ पर, क्या बच्चे क्या महिलाएं सबको मतलब एकदम एक मतलब खून की नदियाँ बही ऐसा कहा जाता है। और जब अशोक वहाँ पर गया तो वो देख करके दंग रह गया, इतना खून उसने देखा वहाँ पर, नदी बह रही है खून की, मतलब खून ही खून दिख रहा उनको हर जगह। तो इतना टूट चुके थे कि उन्होंने बोला कि अब मैं कभी भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। उनका स्वभाव ईमानदारी से भरा हुआ था। अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में कलिंग देश जो कि अभी उड़ीसा राज्य जो है पर विजय प्राप्त की थी, और इस समय वह बौद्ध धर्म के संपर्क में वैसे अपनाया भी था। उन्होंने कई स्तूप मठों का निर्माण कराया और स्तंभों को खड़ा किया, जिन पर उन्होंने धार्मिक सिद्धांतों के अपने समक्ष को अंकित करने का आदेश दिया था। थोड़ा और भी देख लेते हैं कौन कौन थे मौर्य वंश में। और एक थे जिनके बारे में मैंने पिछले क्वेश्चन में पूछा था, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने पूछा था, तो वही चंद्रगुप्त मौर्य हैं। तो वो मौर्य वंश के संस्थापक थे। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर अलेक्जेंडर के जो मतलब जनरल कंट्रोलिंग जो थे के खिलाफ मार्च किया और उसे हरा दिया। देखिए अब क्वेश्चन क्या पूछता है जो मैं बताता हूँ। क्वेश्चन पूछता है कि अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर के समय सिकंदर के समकालीन राजा कौन थे मगध में, ये क्वेश्चन पूछता है। तो आप अगर सिकंदर के समकालीन में अगर चंद्रगुप्त मौर्य लगा देता वो गलत है, क्योंकि सिकंदर के समकालीन में चंद्रगुप्त मौर्य शासन नहीं कर रहे थे। उस समय घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक जिसका नाम घनानंद था वो शासन कर रहा था।
तो चाणक्य ने उनको समझाया था कि सिकंदर आने वाला, ऐसा ऐसा कुछ बोला, तो उन्होंने चाणक्य को भरी सभा में बेइज्जत करके और उनको भगा दिया था, जिससे चाणक्य जो है गुस्सा होकर के फिर चंद्रगुप्त मौर्य शासक बनते हैं। आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में तो पढ़ा ही होगा। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि सिकंदर के समय समकालीन भारत में उस समय राजा कौन थे मगध के। तो उस समय राजा आपको चंद्रगुप्त मौर्य नहीं लगाना है, उस समय घाणंद राजा थे। लेकिन जब सिकंदर चला गया यहाँ से तो सेल्यूकस निकट फिर आया, उस समय चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर शासन कर रहे थे। तो आप क्वेश्चन ये पूछता है कि सेल्यूकस निकट के समय कौन थे मगध के राजा, तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो आपको ये ध्यान रखना है इस चीज़ को। अच्छा, चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंत में जैन धर्म को अपनाया और अपने बेटे बिंदुसार के लिए सिंहासन का त्याग कर दिया। देखिए, ये भी मैंने क्वेश्चन पूछा था पहले क्वेश्चन में कि चंद्रगुप्त मौर्य जी ने मतलब जो राजा थे उस समय कौन धर्म को अपनाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को उस समय अपनाया था। और उसके बाद उनका बेटा बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद अशोक। ये कालक्रम है उस समय का। अब गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व के में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था। 29 वर्ष की आयु में गौतम ने घर छोड़ दिया और अमीरी के अपने जीवन को त्याग दिया और तपस्या या अत्यधिक आत्म अनुशासन की जीवन शैली को अपनाया। लगातार 49 दिनों के ध्यान के बाद गौतम ने बिहार के बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान का प्राप्ति उनको हुआ। 49 दिन तक वो जब ध्यान में थे तब। बौद्ध शिक्षाएँ, थेरवाद बौद्ध दर्शन की नींव है। भगवान महावीर के बारे में देखिए, जब भी कुछ देर पहले क्वेश्चन भी था, फर्स्ट क्वेश्चन में था। वह जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंदग्राम कहाँ है, बिहार के वैशाली के पास है। तो उन्होंने धर्म का प्रचार किया, जिसके बाद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म प्रमुखता में आया। पूछता है कि मतलब भाषा के आधार पर पूछा जाता है कि जैन धर्म इतना पॉपुलर नहीं हुआ, लेकिन बौद्ध धर्म इतना पॉपुलर कैसे हुआ। तो हुआ क्या है कि देखिए, जैन धर्म जो है थोड़ा पुराना धर्म है, और उस समय मगध या बिहार की जो भाषाएं थी तो वो पाली होती थी, प्राकृत होती थी। तो एक्चुअली जैन धर्म के समय प्राकृत थी, और प्राकृत जो है थोड़ा सा मतलब मुश्किल भाषा इसको माना जाता है, और मुश्किल भाषाएं जनरली लोग बोलते नहीं हैं। जैसे संस्कृत अभी विलुप्ति के कगार पर नहीं कहूँगा, मतलब इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता संस्कृत का, क्योंकि वो थोड़ा कठिन है, लोग इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए वो उसमें फेमस नहीं हो पाया जैन धर्म। लेकिन बौद्ध के समय पाली थी, और पाली थी वहाँ की लोकल लैंग्वेज। तो जो गौतम बुद्ध की बहुत सारी जो किताबें हैं वो पाली भाषाएं में उस समय आई थी, तो बहुत पॉपुलर हुई बौद्ध धर्म। तो ये भी एक रीज़न है पॉपुलर होने का, ये इकलौता रीज़न नहीं है, लेकिन ये भी एक रीज़न है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो चलिए चलते हैं 5वां क्वेश्चन पर, जो कि मैंने शायद गलत किया है। हाँ, तो इसको मैंने गलत किया है, एक बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो उसमें क्वेश्चन था कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है। मैंने शायद समझा नहीं, और मैंने यकृत लगा दिया, लीवर, जो कि नहीं है, वो सबसे बड़ा अंग है। तो इसका आंसर है तंत्रिका कोशिका। इसके बारे में पढ़ ली, तंत्रिका कोशिका, इसको न्यूरॉन भी कहा जाता है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। इस सूक्ष्म संरचना के 3 प्रमुख भाग अर्थात कोशिका काय, पार्श्व तंतु और तंत्रिका अक्ष हैं। तंत्रिका कोशिकाओं के कार्य, शरीर के आसपास के उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। यह शरीर को उपापचय गतिविधियों के सुचारू संचालन में सहायता करता है। न्यूरॉन विभिन्न प्रकार के इनपुट का पता लगाने, प्राप्त करने और संचारित करने में सक्षम है। अच्छा, मादा अंडाणु जो है कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबी कोशिका है। बड़ी कोशिका और लंबी कोशिका में अंतर होता है। तो बड़ी कोशिका जो है मादा अंडाणु है, मतलब जिसको ओवम कहते हैं इंग्लिश में, वो है। और तंत्रिका कोशिका जो है सबसे लंबी है। अच्छा, अंडा कोशिका अंडाणु जो मैंने सबसे बड़ी कोशिका थी, उस पर जान लिया। इसके लगभग व्यास जो है 0.1 मिलीमीटर होता है, इतना छोटा है, फिर भी सबसे बड़ा कोशिका है वो। और तंत्रिका कोशिका जो मानव सबसे लंबी कोशिका। तो ये आप समझ गए। आगे चलते हैं। ये आ गया मैथ का क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि एक थैले में, इसको मैंने बनाया नहीं है क्योंकि ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का थोड़ा क्वेश्चन था, और मैं शायद इसको मतलब मुझे इसमें क्लियरिटी नहीं थी, मैंने इसमें समय दिया 1 मिनट 40 सेकंड का, आप देख पा रहे होंगे। तो इसको आपको खुद से अटेम्प्ट करना है, और अगर आपको नहीं आता है, इस क्वेश्चन को आप नहीं बना पाते हैं, क्योंकि 8% लोगों ने इसको सही किया है, तो अगर आप नहीं बना पाते हैं तो आप YouTube का सहारा लीजिए, वीडियो को देखिए, और अगर आप समझ पा रहे हैं तो ये सॉल्यूशन आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए यहाँ पर। इंग्लिश देखना तो मैं इंग्लिश भी कर देता हूँ, तो ये इंग्लिश में है, ठीक है। इसको स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। 7वां नंबर, जो कि मैंने कर दिया गलत। ये कैलेंडर का क्वेश्चन है। एक्चुअली कैलेंडर मैंने रिवाइज नहीं किया, इसके चलते शायद गलती हो गई इसमें भी। इसको मैं ऐसे गलती नेक्स्ट क्वेश्चन बार से नहीं करूँगा। कैलेंडर एक आसान टॉपिक होता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है इससे। रेलवे में आने का संभावना ज़्यादा होता है, SSC में तो कैलेंडर और क्लॉक आता ही नहीं है बहुत समय से, मतलब आया नहीं, आता ही नहीं कहूँगा, आया नहीं है अभी।
तो इसको भी आप देख लीजिएगा। आगे चलता हूँ। 8वां क्वेश्चन है कि कौन सी नदी जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रिवर्स को हिंदी भी कर देता हूँ, रिवर्स ऑफ इंडिया डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। कौन सा है जो पश्चिमी तट से ओरिजिनेट मतलब शुरू नहीं होती है, वहाँ से नहीं निकलती है पश्चिमी घाट से। तो पश्चिम में कौन है, आपको पता है पश्चिम घाट में कौन कौन आएगा। तो मुंबई से नीचे आप चलते जाइए, केरल मुंबई सब जो है सब पश्चिमी घाट में है। तो वहाँ से कौन सी नदी जो है नहीं निकलती है। देखिए, आपको अगर थोड़ा सा पता हो कि कौन नदी कहाँ बहती है तो इससे भी आप इसको बना सकते थे। देखिए, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा जो साउथ की नदियाँ हैं और पश्चिमी घाट से निकलती है। लेकिन महानदी जो उड़ीसा में बहती है, आपको खाली इतना ही पता होना था। और उड़ीसा जो है वो पूर्वी मतलब घाट की तरफ है, तो महानदी नहीं निकलती है वहाँ से। अब इसके बाद हम आप पढ़ लेते हैं। महानदी नदी जो है पश्चिमी घाट के पूर्व में स्थित छत्तीसगढ़ में सिहावा पर्वत श्रेणी से निकलती है। महानदी पूर्व मध्य भारत की एक प्रमुख नदी है। यह लगभग 1,32,100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बहती है और उसकी कुल लंबाई 900 किलोमीटर है। महानदी को हीराकुंड बांध के लिए भी जाना जाता है, जो सबसे लंबी बांध है, जिसको कहते हैं हीराकुंड बांध। नदी जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से होकर बहती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। कई अन्य मौसमी भारतीय नदी की तरह महानदी कई पर्वतीय धाराओं का एक संयोजन है। इस प्रकार इसके सटीक स्रोत को इंगित करना असंभव है। मतलब कहाँ से निकलती है पता नहीं होगी, पर्वत धाराओं में से मिलजुल कर बहुत सारी ऐसे धाराएं निकलती होगी, इसमें से एक नदी में जाके मिलती होगी। इसलिए इसका सटीक स्रोत कहाँ से शुरू होता है ये इंगित करना असंभव है। लेकिन फिर भी इसको माना जाता है कि ये पश्चिमी घाट के पूर्व में स्थित छत्तीसगढ़ में सिहावा पर्वत श्रेणी से निकलती है। थोड़ा कृष्णा नदी, कावेरी और गोदावरी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कृष्णा नदी के बाद क्या है कि महाबलेश्वर के ठीक उत्तर में 1337 मीटर की ऊंचाई पर महाराष्ट्र के सतारा जिले के जोर गांव के पास पश्चिमी घाट से निकलती है। देखिए, पश्चिमी घाट से निकल रहा है कृष्णा नदी, कहाँ से निकल रहा है तो महाराष्ट्र के सतारा जिले से। इसकी कुल लंबाई जो है 1400 किलोमीटर है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। गोदावरी नदी जिसे हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है, दक्षिण गंगा भी कहते हैं गोदावरी को। हिंदू मान्यता के अनुसार जो लोग त्रयंबकेश्वर जाते हैं उन्हें मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति होती है। अच्छा, इसके बारे में क्या था कि यह त्रयंबकेश्वर में ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है और राजमुंदरी के पास समुद्र में मिलती है। और त्रयंबकेश्वर को भारत का बड़ा सबसे पवित्र शहर माना जाता है। गोदावरी इस शहर में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। यह माना जाता है भगवान गणेश का जन्म स्थल है, जिसे त्रिसंध्या गायत्री के स्थान के रूप में जाना जाता है। यह स्थान आत्मा के उद्धार के लिए एक हिंदू अनुष्ठान श्राद्ध समारोह करने के लिए सबसे पवित्र और आदर्श स्थान माना जाता है। कावेरी के बारे में देखिए, कावेरी नदी का उद्गम जो है कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी पर्वत पर ताल कावेरी से होता है। कावेरी 87,900 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई, जो देश के कुल 2.7% भौगोलिक क्षेत्र है। कावेरी घाटी कहाँ कहाँ है तो तमिलनाडु में, कर्नाटक, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी राज्यों में फैली हुई है। तो ये कुछ नदियों के बारे में था। आगे चलते हैं 9वां क्वेश्चन पे। जैसे करंट अफेयर क्वेश्चन था कि COP29 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इसका आंसर अजरबैजान है। मैंने पढ़ाई नहीं की थी तो मुझे पता नहीं है, इसका आंसर थोड़ा पढ़ लीजिए। देखिए, 29 के बारे में पूछा था, यहाँ पर 28 के बारे में दिया हुआ COP28 के बारे में कि COP28 में पार्टियाँ 11 से 22 नवंबर 2024 तक अजरबैजान को COP29 के मेजबान के रूप में और ब्राज़ील को 10 से 21 नवंबर 2025 तक COP30 के मेजबान के रूप में सहमत हुई है। तो क्वेश्चन देखिए, अभी करंट में पूछ सकता है कि जो COP30 है 30 जो कि 25 में होगा, नवंबर 25 में, वो कहाँ पर होने का संभावना, तो ब्राज़ील में होगा। और COP जो 29 है जो 2024 में हुआ है वो अजरबैजान में हुआ था, आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, COP28 जो है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसको COP कहते हैं, 28 जीवाश्म ईंधन के युग के अंत की शुरुआत को चिन्हित करने वाले एक समझौते के साथ संपन्न हुआ, जो देश को अधिक टिकाऊ प्रथाओं में परिवर्तन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। दुनिया के पहले वैश्विक स्टॉक टेक पर चर्चा करने के लिए लगभग 200 पार्टी प्रतिनिधि दुबई में इकट्ठे हुए, जिसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस के वैश्विक तापमान सीमा को बनाए रखने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ दशक के अंत तक बढ़ी हुई जलवायु कार्रवाई को लक्षित किया गया। COP28 का मुख्य परिणाम वैश्विक स्टॉकटेक की स्थापना थी, जो देशों के लिए 2025 तक आवश्यक अधिक महत्वपूर्ण जलवायु कार्य योजनाओं पर निर्माण करने के लिए एक व्यापक संदर्भ था। सम्मेलन ने देशों को 2025 तक जलवायु कार्रवाई की योजनाओं के नए दौरे के तहत 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के अनुरूप सभी क्षेत्रों और ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन को महत्वपूर्ण रूप से कम करने की आवश्यकता को मान्यता दी। मतलब कहा गया कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक आपको कम करना है ग्रीन हाउस गैसों को। हानि और क्षति कोष में $700 मिलियन से अधिक का दान दिया गया, जबकि सैंटियागो नेटवर्क की स्थापना जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। जलवायु वित्त सम्मेलन का केंद्र बिंदु बन गया और ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF को $12.8 बिलियन की रिकॉर्ड प्रतिज्ञा प्राप्त हुई, जिसे अतिरिक्त योगदान की भी उम्मीद थी।
मतलब और योगदान की उम्मीद थी, लेकिन इतना उनको मिला $12.8। तो अभी आगे चलते हैं। इसके बारे में मेन था क्वेश्चन कि COP30 कहाँ होने वाला है और COP29 का मेजबान कौन किया था, तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए मैथ का क्वेश्चन है 7x + 14 = 56, तो 8x + 30 = कितना होगा, x का वैल्यू निकाल करके आप पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें पूछा गया कि कौन सा है जो इसमें मतलब है, तो आपको दिख रहा होगा सेकंड नंबर है, आसान क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान के मूल पाठ में अनुच्छेद शामिल थे। अब मतलब पूछा गया कि जब संविधान बना था तो उस समय कुल कितने अनुच्छेद थे, तो उस समय 395 अनुच्छेद थे। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, इसलिए 26 नवंबर को हम लोग आज भी संविधान दिवस मनाते हैं, ये आपको ध्यान भी रखना है। और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ था। भारत के संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। अनुसूचियाँ का मतलब क्या होता है, शेड्यूल, 8 शेड्यूल थी। वर्तमान में संविधान में 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं, 12 शेड्यूल हैं टोटल। भाग पूछता है तो भाग कितने हैं, अभी 22 भाग हैं। भारतीय संविधान मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया था। प्रेम बिहारी नारायण राजयादा ने भारतीय संविधान को हाथ से लिखा था, और उनका कहना है कि शायद वो संविधान जब लिखे थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे हर एक मतलब संविधान के हर एक पन्ने के नीचे मेरा नाम प्रेम लिखा होना चाहिए, लेकिन उसकी मान्यता उनको नहीं मिली। अच्छा, B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। अच्छा, आपको बताना है कि B.R. अम्बेडकर जी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि इस साल 2025 से B.R. अम्बेडकर के जन्मदिन को जो है सरकारी छुट्टी के रूप में भी घोषित किया गया था इस साल, तो आपको ये ध्यान रखना है। आपको बताना है कमेंट में कि B.R. अम्बेडकर जी की जन्म दिवस कब मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल का, हो सकता है कि आ जाए किसी शिफ्ट में। तो अब देखिए भारतीय संविधान के बाद थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का वक्त लगा, ये आपको पता होगा। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, अभी बताया था ऊपर में। राष्ट्रीय ध्वज को है जो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया और 15 अगस्त 1947 को झंडा फहराया गया। झंडे की चौड़ाई का अनुपात जो होता है वो 2:3 का होता है, मतलब लंबाई जो होगी वो 3 होगी तो चौड़ाई 2 होगी। तो चौड़ाई और लंबाई का यहाँ अनुपात दिया, तो 2:3 दिया हुआ है। तो राष्ट्रीय ध्वज में कितने, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं, तो 24 तिल्लियाँ होती हैं। 24 तिल्लियों का क्या मतलब होता है कि हमारा देश जो 24 घंटे पर गति करे, ये इसका मतलब होता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप नहीं है, तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का रूप नहीं है, वो है बिना बुझा हुआ चूना, जिसको CaO भी कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का ये रूप नहीं है, क्योंकि देखिए कार्बोनेट जो होता है वो CaCO3 का रूप में आता है, लेकिन CaO बिना बुझा चूना में कार्बन नहीं होता, इसलिए इसको CaO कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, बिना बुझे चूने कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है CaO। ये जल के साथ अभिक्रिया करने के बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, CaOH होल ट्वाइस जिसको कहते हैं। शुद्ध चूना पत्थर के निस्तापन के तुरंत पश्चात उत्पाद निकल जाता है। इसका उपयोग सामान्यतः चीनी मिट्टी के बर्तन तथा कांच बनाने और ब्लीचिंग पाउडर तैयार करने में किया जाता है। चूना पत्थर शंख, मूंगा, शैवाल और मलय मलबे के एकत्रित होने से बनता है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चौक की रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसमें निम्न मात्रा में गाद और मिट्टी होती है। संगमरमर भी कैल्शियम कार्बोनेट के एक जीव जनित चट्टान है और चौक की अपेक्षा अधिक सघन होता है। संगमरमर आपको पता है कि आगरा के जो ताजमहल है वहाँ पर संगमरमर पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। संगमरमर के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट एक मोटा क्रिस्टलीय रूपांतरित चट्टान है, जो तब बनता है जब चौक या चूना पत्थर को उच्च तापमान और दाब की स्थितियों के तहत पुनः क्रिस्टलीकृत किया जाता है। तो अभी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये मैथ का क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। क्वेश्चन को मैं पढ़ूंगा भी नहीं, ये एक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा। इसको आगे बढ़ता हूँ। 15 नंबर क्वेश्चन एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसका सोल्यूशन मैं दिखाया था, आपका सॉल्व नहीं हो पाया तो आप देख लीजिएगा, आसान सा क्वेश्चन है ये। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, 16 नंबर क्वेश्चन पे आ गया हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता को महत्वपूर्ण बताया था, तो उनकी किताब थी हिंद स्वराज। उसमें उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता को बहुत महत्वपूर्ण बताया था। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए क्या है। तो 1909 में लंदन से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान गांधी ने एक बैठक में हिंद स्वराज लिखा था, स्वशासन के लिए घोषणा पत्र, जो विशेष रूप से पश्चिमी सभ्यता, आधुनिक शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आबादी को गुलाम बनाने में रेलवे की भूमिका के लिए महत्वपूर्ण था। यह प्रभावशाली पुस्तक स्वशासन और ग्राम समुदायों पर आधारित स्वतंत्र भारत के लिए गांधी के दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। वह ग्रामीण समुदायों को भोजन, कपड़े और शिक्षा जैसी बुनियादी ज़रूरतों में आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। पर विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता को कम करने के लिए पारंपरिक शिल्प और उद्योगों के
पुनरुद्धार, स्थानीय उत्पादन और उपभोग को बढ़ाने देने की वकालत करते हैं। तो उस समय ही आत्मनिर्भरता की बात करते थे गांधी जी, जो कि आज भी आत्मनिर्भर भारत आप देख रहे होंगे, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो भी बात करती है। इस पुस्तक को 1910 में भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक देशद्रोही पाठ के रूप में प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो इस पुस्तक को 1910 में जो ब्रिटिश सरकार बैन भी कर दी थी। गांधी जी ने यह पुस्तक एसएस किल्डोनन कैसल पर लंदन से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान अपनी मूल भाषा गुजराती में लिखी थी और इसका फ्रेंच में अनुवाद भी किया गया है। उन्होंने नहीं किया था, किया गया इसका फ्रेंच में अनुवाद। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हिंद स्वराज है वो किस भाषा में लिखी गई, तो गुजराती में लिखी गई, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है, क्योंकि इसमें जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है, कैसे आप आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो ये गुजराती में लिखी हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। 1910 में इस किताब पे बैन भी लग गया था, 1909 में उन्होंने लिखा था। अब आगे चलते हैं। ये चक्रवृद्धि ब्याज का एक क्वेश्चन मैथ का, इसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा। आंसर पर मैं टिक लगा चुका हूँ, 20,000 रुपये है। यह है एक रीजनिंग का क्वेश्चन कि एक पंक्ति में कुछ लोग बैठे हुए हैं, ऐसा करके क्वेश्चन होता है। इसको खुद से ट्राई कीजिए। अगर आपको नहीं आता है इन सब ये क्वेश्चन बनाना, तो आप यूट्यूब का सहारा लेकर के वीडियो देखिए, इस स्पेशल टॉपिक का वीडियो देखिए टॉपिक का वीडियो देखेंगे तो आपका सिलेबस भी जल्दी ख़त्म होगा और आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो इसलिए आप देख करके इसको सॉल्व कीजिए खुद से। ये आ गया एक ट्रिग्नोमेट्री का आसान सा सवाल, cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 0, तो साइन 8 थीटा प्लस cos 8 थीटा क्या होगा। आसान सा क्वेश्चन है, इसको बताने की आवश्यकता मुझे लगती नहीं है। बाकी आप लोग अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सॉल्यूशन ये है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये है एक कथन और धारणाएं जो होती हैं कि कौन इसमें निहित है, नहीं निहित है। ये तो आपको, अगर आपने इस पर मतलब 20-30 क्वेश्चन कर लिया तो फिर आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन नहीं पूछते, सिंपल ही क्वेश्चन होता है। तो आपको ये देख लेना है थोड़ा। अब अगर आपको नहीं ये पता है इन क्वेश्चंस का, आपके पास लिस्ट नहीं है या आपके पास नहीं है, तो आप सिंपल सी बात है, आपके पास यूट्यूब है, नेट है, आप यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पर खुद ही ये सब क्वेश्चन करवाते रहते हैं टीचर्स जो होते हैं। और भी आप देख करके इसको अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को। चलिए, अच्छा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचारों को किस संविधान से लिया गया? ये जब मैं मॉक टेस्ट वन या जो एक मॉक टेस्ट है उसमें मैंने ये पहले भी बताया, क्वेश्चन पहले भी आया था कि मौलिक अधिकार को कहाँ के संविधान से लिया गया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया, यूएसए के संविधान से लिया। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? तो ये सोवियत यूनियन के संविधान से लिया गया। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को ध्यान रखना है आपको। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए क्या क्या है। तो संविधान के लेखकों ने इसके कई पहलुओं के लिए अन्य अंतर्राष्ट्रीय संविधानों से प्रेरणा ली। अमेरिकी संविधान ने भारत के मौलिक अधिकारों के लिए एक टेम्पलेट के रूप में कार्य किया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जैसे कि लिखित संविधान, सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति की भूमिका और अन्य राष्ट्रों के गठन से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार लोगों को सम्मान और अखंडता के साथ जीने के लिए प्रदान की गई मूल अधिकार हैं। वो भारतीय संविधान के किस भाग में? तो भाग 3 में है। तो ये आपको पता होना चाहिए, भारत भाग 3 में है। आगे चलते हैं। अमेरिकी संविधान से लिए गए और कौन कौन सा तत्व शामिल है? तो एक स्वतंत्र न्यायपालिका, मतलब जो इसको बोलते हैं जुडिशियरी, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, और न्यायिक समीक्षा। राष्ट्रपति का महाभियोग भी जो है अमेरिकी संविधान से लिया कि राष्ट्रपति को कैसे हटाते हैं, क्योंकि अमेरिका जो देश है वो राष्ट्रपति वहाँ के सर्वोच्च देश है। प्रधानमंत्री यहाँ पर होते हैं। ऐसे राष्ट्रपति को सर्वोच्च माना गया, लेकिन पावर जो है प्रधानमंत्री के पास ज़्यादा होता है, लेकिन अमेरिका में राष्ट्रपति के पास पावर ज़्यादा होता है। तो राष्ट्रपति का महाभियोग जो है वहाँ से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, वो भी लिया गया अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद रखना, ये भी लिया गया अमेरिका से। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए और कौन कौन देश से क्या क्या लिया गया। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? समवर्ती सूची, जैसे होता है राज्य सूची, संघ सूची, एक समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। व्यापार की स्वतंत्रता, कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। वाणिज्य और पारस्परिक व्यवहार, उच्च और निचले सदन की संयुक्त बैठक, जब संयुक्त बैठक होती है तो वो भी लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया? तो सबसे पहले लिया गया सरकार का संसदीय रूप, मतलब संसद होना चाहिए सरकार का, वो पार्लियामेंट जिसको कहते हैं, वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया। कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार संबंधी लेख, द्विसदन, सब लिया गया ब्रिटिश संविधान से। आयरलैंड से क्या लिया गया? तो आयरलैंड से मेन है जो पूछता है क्वेश्चन, DPSP, जिसको बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति के चुनाव की विधि, मतलब चुनाव कैसे होगी, क्या तरीका होगा, वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आपको ये बताना है कि जब देश में इमरजेंसी लगता है, आपातकाल की घोषणा होती है, तो मौलिक अधिकार जो है हमारे वो मतलब रोक लिए जाते हैं। तो ये बताइए कि ये जो है कहाँ के संविधान से लिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और एग्ज़ाम में आ सकती है, मतलब वैसे तो मैं नहीं कहूँ कि आ ही जाएगा, लेकिन आ सकती है। एक अच्छा क्वेश्चन है ये, तो आपको एक कमेंट कर देना है। चलिए, रात में के समय में खुले आकाश के में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है, मतलब तारे टिमटिमाते हैं ये किस कारण होता है। चलिए मैं इसका इंग्लिश भी करता हूँ, चूँकि साइंस का क्वेश्चन है। बहुत लोग जो है साइंस इंग्लिश में ही पढ़ना पसंद करते हैं, तो मैं इंग्लिश कर देता हूँ इसका। देखिए, ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इन क्लियर स्काई ड्यू टू नाइट टाइम कैन बी एक्सप्लेन्ड विथ, तो रिफ्रैक्शन से होता है। देखिए, ट्विंकल का मतलब क्या होता है कि आपको लगेगा कि तारा वहाँ पर है, फिर तारा इधर, मतलब इधर इधर होता रहेगा। ट्विंकलिंग का मतलब होता है कभी इधर कभी इधर, वो रिफ्रैक्शन के कारण होता है। क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो अर्थ है वो उसमें एटमॉस्फेयर है, लेकिन अंतरिक्ष में एटमॉस्फेयर है नहीं। तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ सघन से विरल माध्यम यानी कि रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है, डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, तो वो अपना जो है पाथ चेंज करती है। तो सोचिए इतना कितना पाथ होगा तारा तक पहुंचने के लिए। हमारे अर्थ पर ही इतना एटमॉस्फेयर का लेयर है, उसके ऊपर फिर अंतरिक्ष में कितना सारे लेयर होंगे। एटमॉस्फेयर के लेयर नहीं, पर और भी चीज़ के लेयर्स हैं। इसलिए वो जो है रिफ्रैक्ट करता है, चीज़ जो है इधर से उधर दिखती है, इसलिए तारे टिमटिमाते नज़र आते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हिंदी करके पढ़ लीजिए। हाँ, तो अपवर्तन क्या होता है? तो अपवर्तन इसको रिफ्रैक्शन करते हैं, वह घटना जिसमें प्रकाश की किरण अपना मार्ग मोड़ती है जब वह एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे तक जाती है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी कि एक मतलब ट्रांसपेरेंट जगह में जब प्रकाश अपना रास्ता मोड़ती है, क्यों मोड़ती है वो पता ही है। रेयर से डेंसर मीडियम में जाना, मतलब सघन से विरल में माध्यम में जाना, उसके कारण वो प्रकाश जो अपना रास्ता थोड़ा मोड़ती है। आप पढ़े होंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। बंकन इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की गति विभिन्न माध्यमों में विभिन्न होती है। अपवर्तक सूचकांक क्या था? तो माध्यम में प्रकाश की गति से वायु में प्रकाश की गति का अनुपात को अपवर्तक सूचकांक कहा जाता है। अधिक दो माध्यमों के बीच अपवर्तनांक का अनुपात होगा और अधिक प्रकाश के बंकन का होगा। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या? तो वायुमंडल के विभिन्न परतों का एक अलग अपवर्तक सूचकांक होता है। देखिए, इसके बारे में मैं कह रहा था, कुछ बाहरी स्थानों से आने वाली प्रकाश की किरण विभिन्न वायुमंडलीय परतों से गुजरते हुए लगातार अपना रास्ता बदलती रहती है। ये थोड़ा देख लीजिएगा, आप भी पढ़ लीजिए इसको खुद से भी। आगे चलते हैं अब। 23 नंबर है, एक मैथ का क्वेश्चन है, शंकु पर आधारित क्वेश्चन। इसको मैं इंग्लिश भी कर देता हूँ, खुद से सॉल्व कीजिए इसको। कौन पे ये क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा इसको। आसान सा क्वेश्चन, अगर आपको सोल्यूशन नहीं आता तो मैं सोल्यूशन भी कर दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, देख लीजिएगा। देखिए, ये सब क्वेश्चन अगर आता है तो ये फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन होता है। जब भी क्वेश्चन आएगा ये कंस्ट्रक्शन से, मतलब ये सब जो आएगा क्वेश्चन मेंसुरेशन से आएगा, तो आपको करना कुछ नहीं है, फार्मूले आपको याद होना चाहिए सबसे पहले। फार्मूला अगर याद है, बस फार्मूला पर रखिए और आंसर निकल आएगा। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना होता नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ये आ गया एक रीजनिंग का आसान सा क्वेश्चन को देख करके सॉल्व कीजिएगा। 89% लोगों ने सही दिया। उम्मीद है कि आप भी 40-50 सेकंड में आंसर दे ही देंगे। आगे चलता हूँ मैं। तो ये आ गया एक आसान सा क्वेश्चन, बोला गया है 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 करते करते इवन टर्म से इसमें होगा। मान लीजिए 20 टर्म है या 10 टर्म है, या मान के चलिए अपने हिसाब से 2 टर्म होंगे, तो भी तो इवन नंबर ही है ना। यहाँ पर भले 4-5 लिख दिया, जो भी लिखा हो, मान लीजिए 2 ही टर्म होगा, वो भी तो इवन ही होता है। तो 1 + 1 माइनस में 0 हो जाएगा। तो इवन टर्म कभी भी आएगा प्लस माइनस कर दो तो 0 आएगा इसका आंसर। इसको बताने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। आगे चलता हूँ मैं। चलिए, ये आ गया मिरर का क्वेश्चन। तो मिरर आपको देख के करना है कौन सा होगा। मैं चारों ऑप्शन आपके लिए खोल दे रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है एक 27 नंबर मैथ्स का क्वेश्चन है। इसको मैं हिंदी भी कर देता हूँ, पहले इंग्लिश देख लीजिए इसका। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आसान सा है, इसको मैं हिंदी कर देता हूँ। तो ये है, ये सिंपल इंटरेस्ट और प्रॉफिट लॉस मिला कर क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको खुद से करना है। चलिए, ये आ गया कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन। तो ये कथन निष्कर्ष में होता क्या है कि कभी कभी हम लोग ज़्यादा सोच लेते हैं, तो ज़्यादा नहीं सोचना, जितना दिया गया उसी से आपको निष्कर्ष निकालना होता है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन था, समाज में अशिक्षित लोगों को दूसरों द्वारा शोषण किया जाता है, ये एक कथन है। अब हमको इसके बारे में कुछ नहीं पता है किसके बारे में कहा जा रहा है। अब निष्कर्ष क्या लिखा है कि लोग केवल अशिक्षित लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अशिक्षित लोगों का शोषण किया जाता है समाज में, तो केवल आ गया, केवल जहाँ पर आ गया मतलब एक्सट्रीम सेंटेंस हो गया। तो एक्सट्रीम सेंटेंस जनरली गलत ही होते हैं। एक्सट्रीम का मतलब होता है केवल या फिर कभी नहीं, ऐसा होगा कभी तो समझ लीजिए कि वो सही नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर लिखा गया समाज में अशिक्षित लोगों का दूसरों द्वारा शोषण किया जाता है। ये लिखा थोड़ा है कि समाज में सभी अशिक्षित लोगों का दूसरों द्वारा शोषण किया जाता है, या समाज में केवल शिक्षित लोगों का ही दूसरों द्वारा शोषण किया जाता है, नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो पहला निष्कर्ष है कि लोग केवल शिक्षित लोगों का फ़ायदा उठाते हो, तो केवल जो यहाँ पर आ गया वो हो गया कि एक्सट्रीम सेंटेंस बना दिया इसको।
तो केवल तो होगा ही नहीं, सबका फ़ायदा उठा सकते हैं। अशिक्षित लोगों का फ़ायदा ज़्यादा उठाते हैं, ये होता तो निष्कर्ष निकलता। तो ये पहला जो है नहीं होगा, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा शायद सोच लिया उस समय, इसलिए ये मतलब सही आंसर नहीं है। अच्छा, दूसरा क्या है, शिक्षित लोग समाज में अशिक्षित लोगों का शोषण करते हैं। अब देखिए ये क्या है कि यहाँ पर लिखा था कि समाज में शिक्षित लोगों का दूसरों द्वारा शोषण किया था। अब ये तो नहीं लिखा हुआ कि शिक्षित लोग ही समाज में अशिक्षित लोगों का शोषण करते हैं। क्यों भाई, अशिक्षित लोगों को वो भी तो अशिक्षित लोगों का शोषण कर ही सकते हैं। अगर कोई समाज में कोई अशिक्षित ऐसा लोग है जो बहुत पैसे वाला है, तो फिर तो शिक्षित दूसरे लोगों को, मतलब जो दूसरे अशिक्षित लोग उसको शोषण कर सकता है। तो शिक्षित लोग ही समाज में अशिक्षित लोग शोषण करते हैं, ये भी नहीं लिखा हुआ है इसमें। तो निष्कर्ष वही निकालिए जो कथन में है, उससे आगे नहीं सोचना है। इन सब क्वेश्चनों में यही करना होता है, जितना कथन उसी के हिसाब से निष्कर्ष, उससे ज़्यादा नहीं सोचिए आप। तो आप देख लीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा फिर से। चलिए, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने, ये तो आपको रटा होना चाहिए। 2011 के जनगणना से क्वेश्चन आता ही आता है, हर एग्जाम में आता है। साक्षरता दर आता है, जनसंख्या घनत्व आता है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस राज्य का, एसटी पॉपुलेशन कहाँ है, एससी पॉपुलेशन कहाँ, तो ये सब का पता होना चाहिए। 2011 का जनगणना एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, 1 पेज या 1.5 पेज का एक टॉपिक है। अगर आपको कहीं से नोट्स मिलता है जनसंख्या का, आप लीजिए उसको और उसको डेली 10 मिनट देखिए। डेली 10 मिनट एक बार पढ़ लीजिए, ऊपर से लेकर नीचे तक डेली 10 मिनट, मतलब 15-20 दिन आप पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा, लगभग चीज़ याद हो जाएगा। और नहीं भी याद होगा तो जब ऑप्शन आपके पास क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन देखिएगा तो टिक लगा दीजिएगा उस पर। तो देख लीजिए अच्छे से। चलिए, इसके बाद थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो जनगणना तो आप जानते हैं 74.0% था 2011 के अनुसार। अब 2011 के बाद जनगणना हुआ नहीं है तो उससे क्वेश्चन पूछेगा नहीं आगे से, 2011 से ही पूछेगा क्वेश्चन, तो टेंशन भी नहीं लेना है। पुरुष साक्षरता दर कब कितना था, 82.1% 4% था, और महिला साक्षरता दर था 65.46%। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ कहाँ पर है, केंद्र शासित राज्य देखिए, सबसे ज़्यादा केरल में 94%, लक्षद्वीप में 91.8%, मिजोरम में 91.3%, गोवा में 88.7% और त्रिपुरा में 87.2%। तो ये टॉप 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर साक्षरता दर थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा, राज्य में सबसे ज़्यादा केरल में है साक्षरता दर, और सबसे कम बिहार में है। केरल में कितना है पुरुषों का, तो 96.11% है, वहीं महिलाओं का 92.07% है। बिहार में सबसे कम है पुरुषों का, जहाँ 71.2% है, तो महिला का 51.5% है। तो ये जो 2011 का डेटा है, तो अभी तो ऑब्वियसली बढ़ा ही होगा, हर एक स्टेट का बढ़ता ही है। समय के साथ साक्षरता बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो कमेगा या नहीं, क्योंकि सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं साक्षर बनाने के लिए। सर्व शिक्षा अभियान चला है 2002-3 से, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो चलिए आगे चलते हैं अब 30 नंबर क्वेश्चन पे। वीडियो भी 37 मिनट्स का हो चुका है, हम लोग 30 क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा योग में जंतु जगत के जंतु संघ से संबंधित नहीं है, गलत है। तो इसमें आप इंग्लिश देख लीजिएगा क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम दे बिलोंग इज इनकरेक्ट, कौन जो है इसमें नहीं है। तो इसका आंसर है लीवर फ्लूक नीमाटोडा में नहीं आता है, बाकी साइकोन प्रोफेरिया में आता है, प्रॉन जो एंथ्रोपोडा में आता है, स्टारफिश जो एकाइनोडर्मेटा है। देखिए, स्टारफिश के बारे में पूछता है, स्टारफिश एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसके बारे में पूछता है कि कौन सा फाइलम में आता है, तो एकाइनोडर्मेटा में आता है। सबसे बड़ा जंतु संघ कौन सा, तो आर्थ्रोपोडा है, आपको ये भी ध्यान रखना। आगे पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो लीवर फ्लूक क्या है, तो लीवर फ्लूक का जो साइंटिफिक नेम है वो है फेसियोला हेप्टिका। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ लीवर फ्लूक इन्वॉल्व्स टू होस्ट डायग्नेटिक पैरासिटिक। प्राइमरी होस्ट क्या है, सीप और गोट में पाया मतलब उसके शरीर पर चिपक जाता है। पैरासिटिक का मतलब जो दूसरे पर निर्भर रहता है। आप शायद मॉक लगा रहे होंगे, अपने पुराने मॉक देखे होंगे मेरे, अब 2 ही अपलोड किया हूँ पूरा फुल मॉक। तो उसमें आप देखिएगा, एक मेरे क्वेश्चन था कि कौन जो है इसमें एक मतलब पैरासिटिक पौधा है, मतलब जो दूसरे पौधे पर डिपेंड करता है। ये नहीं पूछा था कि अमरबेल क्या है, तो अमरबेल एक पैरासिटिक पौधा है। अमरबेल गांव देहात में या कहीं भी देखे होंगे, पेड़ पौधे पर क्या होता है कि वो एक टहनी जो है वो पेड़ को लपेट लेती है अपने साथ, और उसी पर निर्भर रहती है और उसी पेड़ को सुखा भी देती है। तो पैरासिटिक उसको कहते हैं जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं खाने पीने के लिए। तो प्राइमरी होस्ट कौन कौन है, तो वो है सीप और गोट। और सेकेंडरी होस्ट कौन है, तो गार्डन स्नेल, इसको प्लानोरोबिस या लिमिनिया कहते हैं। लीवर फ्लूक बिलोंग्स टू द फाइलम प्लेथी हेलीमेंथस, नोट नेमाटोडा। ये प्लेटी हेलीमेंथस है, न कि नेमाटोडा है। लीवर फ्लूक इज ए पैरासिटिक प्लेटफॉर्म दैट इन्फेक्ट द लीवर ऑफ इट्स प्राइमरी होस्ट विच इज यूजुअली सीप और गोट। तो ये जो है लीवर पर सीधा अटैक करती है, जो कि सीप और गोट में ही जनरली देखा जाता है। अब आगे आप देख सकते हैं साइकोन के बारे में है,
प्रॉन्स के बारे में, स्टारफिश के बारे में। तो यही मेन चीज़ में है कि साई कौन जो है पोरीफेरा में है, प्रॉन्स आर्थ्रोपोडा में आता है जो सबसे बड़ा जंतु संघ है आर्थ्रोपोडा, और स्टारफिश इकाइडोर्मिटा जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका आपको ध्यान भी रखना है। चलिए, ये आ गया मैथ का क्वेश्चन जो कि एक बहुत ही एवरेज क्वेश्चन है। मैं एवरेज ही कहता हूँ क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए, अब छोड़िए, मैं इसके बारे में बताऊंगा नहीं, आपको खुद ही करना है। मैं फिर आप बोलेंगे कि आसान क्वेश्चन करवा देते हैं और जो थोड़ा सा लेंदी टाइप होता है उसको बोलते खुद से कर लो, तो आपको ये खुद से ही कर लेना है। ये भी एक स्टेटमेंट और कंक्लूजन क्वेश्चन जो शायद मैंने गलत कर दिया है, तो इसको हिंदी करके देख लेते हैं। जब तक हमारा देश आर्थिक समानता और राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेता तब तक लोकतंत्र निरर्थक रहेगा। एक कथन, इसके बारे में निष्कर्ष। फिर वही बात है कि निष्कर्ष और अनुसरण जितना कहता है उतना ही पर चलना है, उससे ज़्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं सोचना है। तो कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र साथ साथ चलते हैं, तो ये तो इसी में लिख दिया कि राजनीतिक स्वतंत्रता जब तक कोई देश आर्थिक समानता और राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेता तो लोकतंत्र निरर्थक रहेगा। तो इसी में कह दिया कि राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र साथ साथ चलते, चूँकि सही बात है। ये कहीं दिया कि लोकतंत्र तब तक निरर्थक रहेगा जब तक राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक समानता जो है देश प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक। तो पहला ऑप्शन तो एकदम करेक्ट है। दूसरा क्या कहता है, आर्थिक समानता और आर्थिक स्वतंत्रता एक दूसरे से संबंधित हैं, बिल्कुल संबंधित हैं। तभी तो यहाँ पर कह रहा है कि जब तक दोनों, हमारा देश जो आर्थिक समानता और आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेता तब तक लोकतंत्र निरर्थक रहेगा, यानी कि दोनों में भी संबंधित कुछ तो कुछ होंगे ही, इसलिए दोनों अनुसरण जो है यहाँ पर सही है। CISF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया 2023 दिसंबर के अनुसार पूछा गया, तो इसका आंसर मुझे नहीं पता था, थोड़ा सा ओल्ड करंट अफेयर में इसको कह सकता हूँ। तो ये जो है नीना सिंह इसका सही उत्तर है, यहाँ पर आप देख लीजिए। अच्छा, ये प्रश्न जो है बोला गया है कि ये प्रश्न DSSB DSSB JJ में पूछा गया था 3/3/2024 को, ये PYP है, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर नीना सिंह है, CISF के महानिदेशक के रूप में इनको चुना गया है। तो राजविंदर सिंह भट्टी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के वर्तमान महानिदेशक, मतलब अभी हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो था 3/3/2024 को पूछा गया था, इसलिए उसमें नीना सिंह जी थी। तो अभी 28 अगस्त 2024 से राजविंदर सिंह भट्टी CISF के वर्तमान महानिदेशक है। तो अभी अगर क्वेश्चन पूछता है तो यह CISF के वर्तमान महानिदेशक कौन होंगे, तो राजविंदर सिंह भट्टी होंगे। तो ये पुराना क्वेश्चन था, ठीक है। नीना सिंह को CISF का महानिदेशक नियुक्त किया गया, जिसमें वो विशिष्ट बल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बन गई। अच्छा, ये पहली महिला बनी थी इसीलिए इनका नाम करंट में आया। ये पूछ सकता है कि CISF की महानिदेशक सबसे पहली महिला कौन थी, तो वो थी कौन, नीना सिंह। ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान कैडर की 1989 बैच की IPS अधिकारी नीना सिंह ने राज्य में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। वह 2021 से CISF में काम कर रही हैं और ADG, स्पेशल DG, प्रभारी DG से पदों पर रह चुकी हैं। नीना सिंह की नियुक्ति 21 जुलाई 2024 के सेवानिवृत्त प्रभावी रहेगी, मतलब ये रिटायर कर चुकी हैं 21 जुलाई 2024 को ही। और उसके बाद कौन बने, राजविंदर सिंह भट्टी बने। तो ये आपको ध्यान रखना है। अनिश दयाल सिंह को CRPF का महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो CRPF और CISF दोनों जो अलग अलग होता है, दोनों का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। अब देख लीजिएगा क्या होता है। CRPF को मैं बताता हूँ, सेंट्रल रीजनल पुलिस फोर्स, और CISF का होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो आपको दोनों लिख लीजिएगा, नहीं पता है तो, और उसको देख लीजिएगा। ऐसे पूछता नहीं आजकल, तो फुल फॉर्म पूछने का ट्रेंड ही खत्म हो गया ऐसा लगता है, जनरली नहीं पूछते हैं, कंप्यूटर से ही पूछते हैं, पूछते भी हैं तो ठीक है। तो अनिश दयाल सिंह को किसका महानिदेशक बनाया गया, तो वो CRPF के हैं, और राजविंदर सिंह भट्टी किसके हैं, CISF के हैं। दोनों अलग अलग चीज़ें, आपको ध्यान रखना है। विष्णुदेव साई को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अभी कुछ समय पहले इलेक्शन हुआ था, तो वहाँ के जो काका जो काका थे, काका कौन, भूपेंद्र बघेल, वो हार गए थे, मतलब कांग्रेस चुनाव हार गए थे, तो वो अब मुख्यमंत्री नहीं है वहाँ के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई हैं। ये आपको याद रखना है, आदिवासी नेता है। देखिए, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए इनके बारे में। तो आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साई को 2024 के आम चुनाव की तैयारी के लिए छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री पद के लिए भाजपा के उम्मीदवार के रूप में चुना गया। उन्हें 54 नवनिर्वाचित विधायकों द्वारा भाजपा के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया था, और आगामी चुनाव में उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। 59 वर्षीय साई, जिन्हें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का करीबी सहयोगी भी माना जाता है, वह पार्टी के राज्य कैडर के सबसे बड़े नेताओं में से एक के रूप में देखा जाता है। 4 बार सांसद रहने के बाद साई ने 2020 से 2022 तक भाजपा के छत्तीसगढ़ इकाई के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। तो यहाँ पर भाजपा के बारे में कुछ चीज़ लिखी हुई है, ये इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि जनरली क्वेश्चंस जो है एक पार्टी के रिलेटेड नहीं पूछा था एग्जाम में,
वो जनरली कौन जीता, कितना सीट जीता, ये पूछते हैं, लेकिन वो कौन राष्ट्रीय कार्य समिति में है, ये सब जल्दी क्वेश्चन नहीं पूछते, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। तो इसका जो क्वेश्चन था ये था कि छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो वो बने हैं कौन, विष्णुदेव साई जी। उड़ीसा के भी नए मुख्यमंत्री बने हैं, वो भी आपको ध्यान रखना, आप देख लीजिएगा नेट से कौन है। झारखंड के कौन है, हेमंत सोरेन जी हैं, पता होगा आपको, न्यूज़ में भी थे कुछ समय पहले। तेलंगाना के कौन है, ये आपको देखना है। आगे चलते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, एक साधारण व्यार का क्वेश्चन, जो कि आसान क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P/R/T/100, उसी पर क्वेश्चन बन जाएगा। आगे चलते हैं। अरे ये क्वेश्चन मैंने शायद गलत कर दिया है, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है किसी भी एग्जाम का। अब ये पता नहीं कैसे मैंने गलती किया, शायद जोड़ने या घटाने में कुछ गलती हो गई। इसको आप देख लीजिएगा कि इसमें जो साइन को चेंज करना होता है, बस क्वेश्चन पढ़ करके आपको बस साइन चेंज करना और आंसर निकाल देना है। चलिए 37 नंबर पे आता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की गैर संघीय विशेषता है। मैंने शायद इसके बारे में गलत समझ लिया क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन था कि नॉन फेडरल फीचर जो है कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। नॉन फेडरलिज्म क्या होता है कि जो संघ जैसा काम का, उसको फेडरलिज्म कहते हैं, जो सबको जोड़ के रखें। नॉन फेडरल मतलब होता है गैर संघीय, मतलब जहाँ पर थोड़ा आपको लगता है कि गैर संघीय चीज़ है, तो वो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। देखिए जैसे कि फेडरलिज्म जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, यूएसए में। जो यूएसए का संविधान है वो यूनियन नहीं, फेडरल है वहाँ का सिस्टम। तो वहाँ पर आपको दिखेगा, एक तो दिखेगा कि सिंगल सिटीजनशिप वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप है। ड्यूअल का मतलब देखिए, डबल और ड्यूअल में अंतर होता है। डबल का मतलब होता है कि दो नागरिकता, ड्यूअल का मतलब दोहरी नागरिकता, तो ड्यूअल सिटीजनशिप वहाँ पर है। जैसे आप जिस देश में रहते हैं उसकी भी वहाँ पर नागरिकता है, आप यूएसए के भी नागरिक हैं, और जिस राज्य में रहते हैं वहाँ की भी नागरिकता होती है वहाँ पर। तो फेडरलिज्म में ऐसा सिस्टम होता है कि अपना राज्य के पास थोड़ा सा पावर होता है, वो भी संविधान अपना कुछ बना सकते हैं। तो भारत में संविधान बनाने का पावर राज्य के पास नहीं है, इसीलिए अभी जम्मू कश्मीर के पास हुआ करता था, लेकिन वो भी हट गया। वो स्पेशल प्रोविज़न था, उसके बारे में चर्चा यहाँ पर करना उचित नहीं है। तो बात सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो फेडरल सिस्टम, वो नॉन फेडरल सिस्टम नहीं है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है जो नॉन फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम नहीं है। बाकी फेडरल में तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होता ही है, जो देश में सर्वोच्च न्यायालय एक जो कि इंडिपेंडेंट है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, डिवीजन ऑफ पावर्स होते हैं फेडरलिज्म में, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये पूछा गया द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 30 and 50 30 and 8.9, और द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड 50 नेचुरल नंबर 150, कौन सही है और कौन गलत है। ये आपको सॉल्व करने का क्वेश्चन है, आप सॉल्व कीजिए। जो दोनों में से सही है उस पर सही टिक लगाए, जो गलत है गलत टिक लगाए, और दोनों सही दोनों पर सही पे टिक लगा दीजिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, बोथ आर फॉल्स, दोनों गलत है, जो कि मैंने सही बनाया है। और 1 मिनट 42 सेकंड में बनाया, क्योंकि 2 क्वेश्चन इसमें, समझ लीजिए कि 2 क्वेश्चन थे, तो आप ये मान के चलिए कि 1 मिनट, इसमें 2 मिनट लग सकता है, ठीक है। तो सब क्वेश्चन ऐसा नहीं कि 1 मिनट में बन जाए, कुछ क्वेश्चन 2 मिनट में भी बनेंगे, तो ऐसा नहीं है, आपको सब सॉल्व करना है। चलिए, ये क्वेश्चन एक आसान सा क्वेश्चन है, रजनी का क्वेश्चन। मैं इसको हिंदी में कर देता हूँ, मैं इसके बारे में पढ़ूँगा भी नहीं, आपको खुद पढ़ के बनाना है, तो आप हिंदी में देख लीजिए इस क्वेश्चन को। आगे चलते हैं। गरीबी रेखा पर नए सिरे से विचार करने के लिए भारत सरकार द्वारा तेंदुलकर समिति की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी। तेंदुलकर समिति जो है गरीबी कितना भारत में गरीबी है, इसका अनुमान लगाने के लिए लाया गया था, तेंदुलकर समिति बनाई गई थी। तो इसका जो है जिस वर्ष में नियुक्त किया गया था 2005 में नियुक्त किया गया था। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, देखिए क्या है। भारत में गरीबी का अनुमान लगाने और गरीबी रेखा को मापने की पद्धति की फिर से जाँच करने के लिए भारत सरकार द्वारा तेंदुलकर समिति की नियुक्ति की गई थी। समिति की अध्यक्षता अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व अध्यक्ष सुरेश तेंदुलकर ने की थी। समिति ने 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके कारण गरीबी रेखा में संशोधन हुआ। भारत में गरीबी माने जाने वाली लोगों की संख्या में वृद्धि हुई। गरीबी रेखा को ग्रामीण क्षेत्रों में 32 रुपये प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों में 47 रुपये प्रतिदिन संशोधित कर ग्रामीण क्षेत्रों में 33 रुपये प्रतिदिन और शहरी क्षेत्रों में 47 रुपये प्रतिदिन किया गया। यानी कि अगर शहर में वर्तमान में 33 रुपये से शहर में वर्तमान में 47 रुपये से कोई कम कमा रहा है डेली, तो वो गरीब माना जाता है। और मतलब जो ग्रामीण एरिया है, गाँव में, जिसकी आमदनी 33 रुपये प्रतिदिन से कम है, उसको गरीब माना जाता है। पहले 32 थी, अब 33 हो गई, तो 1 रुपया बढ़ोतरी करके ये माना गया कि जिसकी आमदनी इससे कम है प्रतिदिन, वो गरीब हैं।
रिपोर्ट में गरीबी माफ के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की भी सिफारिश की गई, जो न केवल आय बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच को भी ध्यान में रखता है। तो इसके बारे में पढ़ लीजिए, भारत में गरीबी माफ कैसे किया जाता है उसके बारे में देखिए। तो गरीबी को एक ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें किसी व्यक्ति या परिवार के पास बुनियादी न्यूनतम जीवन स्तर वहन करने के लिए वित्तीय संसाधनों की कमी रहती है। भारत में गरीबी के मापन का अध्ययन का एक लंबा इतिहास है। पूर्ववर्ती योजना आयोग में भारत में गरीबी के आकलन के लिए नोडल एजेंसी थी। योजना आयोग द्वारा गठित विभिन्न जो हैं समूह, वो उनके लिस्ट नीचे दिए गए हैं। तो पहला कार्यरत समूह 1962 में लाया गया था गरीबी मापने के लिए। BM दांडेकर और एनरत जो है 1971 में लाया गया था। डॉक्टर बाई के अलग की एक अध्यक्षता में न्यूनतम आवश्यकता और प्रभावी उपभोग की मांग अनुमान पर टास्क फोर्स का गठन हुआ था 1979 में। लकड़ावाला विशेषज्ञ समूह जिसकी स्थापना हुई थी 1993 में। अध्यक्षता कौन किया था? DT लकड़ावाला ने किया था। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है लकड़ावाला विशेषज्ञ समूह किससे संबंधित हो, तो वो है गरीबी मापन से। अब तेंदुलकर समिति के बारे में हमने पढ़ा, 2005 में इसको बनाया गया था, 2009 में रिपोर्ट सबमिट की थी। तो सुरेश तेंदुलकर जी ने अध्यक्षता की थी। रंगराजन समिति जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना 2012 में की गई थी और इसने रिपोर्ट दिया 2014 में। इसकी अध्यक्षता की थी चक्रवर्ती रंगराजन ने की थी। तो चलिए अभी आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस रासायनिक कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाया था? तो इसका आंसर स्ट्रोंसियम है। स्ट्रोंसियम जब डाल देते हैं पटाखों में तो लाल रंग जो दिखता है ना, वो स्ट्रोंसियम कारण दिखता है। इसके बाद पढ़ लीजिए क्या क्या है। तो तांबे, कैल्शियम और स्ट्रोंसियम के वाष्पशील धातु के यौगिकों का उपयोग आमतौर पर आतिशबाजी में रंग प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका कारण यह है कि इन धातुओं की आयनन तापीय धारिता कम होती है। स्ट्रोंसियम कार्बोनेट लाल रंग प्रदान करता है, कैल्शियम क्लोराइड नारंगी रंग प्रदान करता है और कॉपर क्लोराइड जो नीला रंग प्रदान करता है। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है, मेन यही तीन था इसमें इंपॉर्टेंट चीज़। स्ट्रोंसियम लाल रंग को, कैल्शियम क्लोराइड नारंगी रंग को और कॉपर क्लोराइड जो नीला रंग को प्रदान करता है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है। पटाखों के बारूद के समान ईंधन चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट होता है। जब आतिशबाजी फटती है तो धातु के कण ऑक्सीकृत होने लगते हैं और गर्मी पैदा होती है। यह ऊष्मा धातु के कणों को उत्तेजित करती है और धातु के कारण रंगीन प्रकाश उत्सर्जित होता है। तापीय धारिता आंतरिक ऊर्जा का कुल योग है और एक ऊष्मागतिक प्रणाली के दाब और आयतन का उत्पाद है। आयनीकरण ऊर्जा वह ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन को उसकी कक्षा से उस बिंदु तक निकालने के लिए आवश्यक होती है जहाँ वह अब उससे संबंध नहीं है। मतलब आयनीकरण होता है, आयोनाइजेशन होता है, तो इतना उसको ऊर्जा मिलता है जिससे कि इलेक्ट्रॉन जो अपना कक्षा छोड़ के बाहर निकल जाए। तो इस कारण जो है वो अलग अलग रंगों में दिखती है, ऊष्मा निकलता है, तो इसके कारण ऐसा होता है। तो स्ट्रोंसियम जो है इसके कारण क्या होता है, लाल रंग दिखाया जाता है, नारंगी होता है कैल्शियम क्लोराइड का रंग और कॉपर क्लोराइड का होता है नीला। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। एक मैथ का क्वेश्चन देख लीजिए, खुद से करना है। चलिए एक रीजनिंग का क्वेश्चन, इसके ऊपर ये मंजिल पर वो रहता है, तो ये वाला क्वेश्चन है। अगर आपको ये नहीं पता है, ये मैं नहीं बना पाया, 4 मिनट 32 सेकंड मैंने समय दिया पर मुझसे नहीं बना क्वेश्चन। ऐसे आसान ही होगा, शायद मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाया क्योंकि मुझे कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए इन सब क्वेश्चन में, तो आपको ये ट्राई करना है। चलिए 44, नागालैंड की आओ जनजाति का एक विशेष त्यौहार है जो खेतों में बीज बोने के बाद मनाया जाता है। त्यौहार का नाम क्या है? ये मुझे नहीं पता था। मुझे हॉर्नबिल के बारे में पता है कि हॉर्नबिल जो है एक संगीत कार्यक्रम जो है नागालैंड का ही बहुत फेमस है। तो हॉर्नबिल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है मोत्सू महोत्सव। इसके बारे में देखिए, पढ़ लेते हैं। नागालैंड की आओ जनजाति का एक ऐसा विशेष त्यौहार है जिसे मोत्सू महोत्सव का नाम से आता है। यह त्यौहार खेतों में बीज बोने के बाद मनाया जाता है। जनजाति के पुरुष और महिलाएं बड़े खुले स्थान पर आग के आसपास इकट्ठा होते हैं और पारंपरिक नृत्य करते हैं। आओलांग महोत्सव नागालैंड में फसल कटाई के आवश्यक त्योहारों में से एक है। जो आओलांग था यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 उसके बारे में कहा गया कि फसल कटाई के समय मतलब मनाया जाता है। और मोत्सू जो है वो मनाया जाता है बीज बोने के बाद। यह त्यौहार मुख्य रूप से नागालैंड में कोन्याक जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। यह आदिवासी लोगों के खेतों में नई फसल की कटाई के बाद होता है और यह बसंत के दौरान नए साल का स्वागत भी करता है। अब देखिए पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ महत्वपूर्ण त्यौहार के नाम देखिए। नागालैंड में हॉर्नबिल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, महोत्सव ही पढ़ लिया हम लोगों ने। सेकेंडरी महोत्सव भी एक है। अरुणाचल में कौन कौन सा? तो लोसर महोत्सव जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा भी है क्वेश्चन है। ड्री महोत्सव है, सोंग महोत्सव है, रेह महोत्सव है। मिजोरम में चापचर कूट, मीम कूट, पावल कूटी। तो मिजोरम में अगर कूट दिखेगा तो बस मिजोरम लगा देना है। मेघालय में है खासी महोत्सव, बंगला महोत्सव, रानीकोर महोत्सव, तो ये इंपॉर्टेंट है। असम में बिहू,
माजुली। माजुली आपको पता है किस लिए फेमस है, आपको बताना है माजुली में क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। असम चाय महोत्सव हो गया। अम्बुबासी, अम्बुबासी क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आपको ध्यान रखना है, बिहू और अम्बुबासी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं 45 नंबर पे। लोहे को संक्षारण और जंग लगने से बचाने के लिए उस पर आमतौर पर किस पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है? तो गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन करना। इसमें क्या होता है कि जिंक का एक लेयर चढ़ा देता है, तो क्या होता है कि जिंक पहले रिएक्ट करेगा, लोहा को बचा कर रखेगा अंदर, इसलिए जिंक का एक लेयर चढ़ा जाते हैं, उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इसके बारे में देखिए आप पढ़ लीजिएगा, जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है। बस इसके बारे में यही लिखा हुआ कैसे काम करता है, आप देख लीजिए, आसान सा तरीका है। तो इसमें इंपॉर्टेंट था कि किस चीज़ की परत लगाई जाती है, तो परत चढ़ाई जाती है जिंक की। चलिए आगे चलते हैं 46 नंबर पर। तो ये आ गया एक मैथ का क्वेश्चन है। ओ टी और ओ आर बराबर है, ओ आर का वैल्यू ये, ओ टी का वैल्यू ये है। देखिए ओ आर और ओ टी बराबर है और एक आयत है, तो ओ आर बराबर ओ एन भी हो जाएगा, यानी कि एन आर का जो वैल्यू है, एन आर का वैल्यू वो डबल हो जाएगा जितना भी दिया हुआ है। ओ टी का वैल्यू जितना दिया उसका डबल टी का वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बताना है कि एक्स का मान कितना होगा, ये आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। मैं आपको दिखा देता हूँ सॉल्यूशन। अच्छा पाइथागोरस थ्योरम से नहीं है तो मैं थोड़ा ज़्यादा सोच लिया, ओ टी बराबर ओ आर भी दिया हुआ है यहाँ पर। तो अगर ओ टी बराबर ओ आर नहीं दिया है तो फिर तो इतना करने की आवश्यकता ही नहीं था। आपको ओ आर और ओ टी को बराबर कर देना, यानी कि 2x + 4 बराबर 3x + 1 कर देना, एक्स की वैल्यू निकाल लेना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे एक आसान सा रीजनिंग का क्वेश्चन। देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन एनटीपीसी में इसी लेवल के ही रहेंगे। इससे मतलब समझ लीजिए 10% ऊपर मान लीजिए, 10% नीचे ही मान सकते हैं, इससे ऊपर का लेवल का नहीं रहता है क्वेश्चन। रीजनिंग मैथ्स बहुत ही बेसिक लेवल के होते हैं और जीके आपको डेली देखना है, रिवीजन करना है, एनालिसिस देखते रहना है, तो आपका एग्ज़ाम निकल ही जाएगा। कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम है नहीं ये, तो ठीक है। और पोस्ट इसमें बड़े मिलेंगे आपको, तो अच्छे लेवल के पोस्ट मिलेंगे, लेवल 6 के पोस्ट मिलेंगे, लेवल 5 के पोस्ट मिलेंगे। तो चलिए आगे चलते 48 नंबर पे। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी? तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो कोलकाता में है, और आपको पता है कि मैं कोलकाता में प्रेजेंटली पोस्टेड भी हूँ, या आप मेरे सैलरी स्लिप अगर देखे हों तो आपको पता चल गया होगा अभी तक, और अगर नहीं देखा है तो मोटिवेशन के लिए देख सकते हैं। बाकी वो बस मोटिवेशन के लिए ही देखिए ताकि आपको एग्ज़ाम में आप ज़्यादा पढ़ सकें और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें। चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी, जो कि जिन्हें भारत में ब्रिटिश सिविल सेवाओं की शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से 1798 से 1805 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। कॉलेज का नाम इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था, फोर्ट विलियम उन्हीं के नाम पर रखा गया। यह एक ब्रिटिश भारत का प्रशासनिक केंद्र था, इसमें ब्रिटिश अधिकारी और व्यापारी की बड़ी आबादी थी कोलकाता में उस समय, इसलिए फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किया गया था। कॉलेज की स्थापना शुरुआत में ब्रिटिश अधिकारियों को फारसी और अन्य भारतीय भाषा सिखाने के साथ साथ भारत का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक ज्ञान प्रदान करने के लिए की गई थी। बाद में इसमें कानून, गणित, विज्ञान जैसे अन्य विषयों को शामिल करने के लिए पाठ्यक्रम का विस्तार किया गया। तो ये अब बनाया किया गया था कि जो अंग्रेज अधिकारी हैं उनको भारत की भाषाएँ सीखने में मदद हो सके, संस्कृति के बारे में जाना यहाँ पर, इसके लिए इसका गठन हुआ था कॉलेज का। अब मुंबई के बारे में देखते हैं। मुंबई जिसका पुराना नाम बॉम्बे था, एक बंदरगाह शहर है और व्यापारिक केंद्र था उस समय ब्रिटिशों का। चार्ल्स ने द्वीपों को एक राजनीतिक और वित्तीय जिम्मेदारी के रूप में देखते हुए 27 मार्च 1668 को मात्र 10 यूरो शुल्क के लिए बॉम्बे के द्वीपों को अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को पट्टे पर दिया था। तो उस समय इसको 10 यूरो पर मात्र दे दिया गया था पट्टे पर। चेन्नई, जिसे मद्रास के नाम से जाना जाता, मद्रास प्रेसिडेंसी राजधानी थी, उसका अपना एक प्रतिष्ठित कॉलेज भी था जिसको फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाना जाता है, जिसमें अंग्रेजी चौकी जो अंततः आधुनिक चेन्नई बन गई, की स्थापना 1644 में हुई थी। सॉरी, शायद मैं दोनों को मिला कर पढ़ लिया। फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जाने वाली अंग्रेजी चौकी थी चेन्नई, जिसको आज बोलते हैं चेन्नई, उसकी स्थापना 1644 में हुई थी। हैदराबाद का नाम देख लिया। तो यह दक्षिण भारत की एक रियासत थी और सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं थी। हैदराबाद में क्योंकि नवाबों का मतलब वहाँ पर जो थे वहाँ के मुस्लिम शासक, उनका उस समय छत्र राज था वहाँ पर। दक्षिण भारत की एक रियासत तो थी लेकिन ये सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन में नहीं थी। हैदराबाद को 1798 से 1947 तक ब्रिटिश प्रशासन के अधीन रहा जब भारत को आज़ादी मिली। तो अभी हम लोग कहाँ 48 नंबर तक देख चुके हैं। चलिए तो 49 नंबर से हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। इसी सीरीज का पार्ट 2 में हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। धन्यवाद।